दोस्तों अभी हाल ही में जीएसटी की 53वीं काउंसिल मीटिंग हुई थी जिसमें काफी सारे मेजर रिकमेंडेशंस लिए गए थे और उस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जो मेरे इस चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया था। आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कौन कौन से रिकमेंडेशंस जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में लिए गए थे। और जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब आपको वेरी सून कुछ सर्कुलर्स कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी टू इंप्लीमेंट दीज रिकमेंडेशंस। तो अब रिसेंटली 26 जून 2024 को बहुत सारे सर्कुलर्स इंप्लीमेंट हो गए हैं फ्रॉम द सीबीआईसी साइड, जिसमें आप देख सकते हैं उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी में से एक रिकमेंडेशंस पर बात करना चाहूंगा जो कि एक्चुअली में सर्कुलर के थ्रू इंप्लीमेंट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बात करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आप पे करते हैं एज एन आरसीएम ऑन द सप्लाई रिसीव फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जीएसटी में एक आरसीएम का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) दो सेक्शंस में कवरेज होती है। सेक्शन 9(3) बात करता है बेसिकली उन लाइबिलिटीज के बारे में जो आपको आरसीएम की लाइबिलिटी पे करनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो कि स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए रहती हैं। वेयर एज सेक्शन 9(4) बात करता है उन सप्लाईज के बारे में जो आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव करते हैं। तो जनरली आप लोगों के मन में भी एक क्वेरी रहती है, सर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज या गुड्स खरीदी हैं तो क्या उसके ऊपर मुझे आरसीएम पे करना है? तो दोस्तों इसका आंसर बेसिकली सेक्शन 9(4) आपको देता है। तो मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर मैं आपको इशू बताऊंगा क्या इशू चल रहा था, देन उसके बाद फिर मैं आपको सर्कुलर दिखाऊंगा और उसके बाद हम समझेंगे कि इस इशू को इस सर्कुलर ने किस प्रकार से रिजॉल्व किया है और फाइनली हम इसकी फाइनल वर्डिंग देखेंगे जिसमें आप सब ये समझ पाएंगे कि ये सर्कुलर आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हो जाता है। तो दोस्तों आइए आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं इन डिटेल प्रैक्टिकल चैलेंज, देन उसके बाद इस सर्कुलर के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हैं दिस इज द सर्कुलर जो कि सीबीआईसी की वेबसाइट पर 26 जून 2024 को अवेलेबल हो गया है एंड इट इज रिलीज्ड ऑन 26 जून 2024, सर्कुलर नंबर 211/2024 जो कि बात करता है बेसिकली क्लैरिफिकेशन ऑन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 इन रेस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इस सर्कुलर पर मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें एज एन बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आपको ये सर्कुलर और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाए। दोस्तों जीएसटी में आरसीएम के टॉपिक को कवर करने के लिए दो सेक्शंस होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 9(3) और 9(4). 9(3) बात करता है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के बारे में। जब आप कोई स्पेसिफाइड गुड्स इनवर्ड करते हैं या सर्विसेज इनवर्ड करते हैं तो उसका आरसीएम आपको पे करना होता है। आज की वीडियो में हम इस सेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज का ये वीडियो हमारा सेक्शन 9(4) से रिलेटेड रहेगा। सेक्शन 9(4) बेसिकली कहता है, जब जीएसटी आया था उस समय पर यह सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जब भी कोई व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव करके लाएगा, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, तो उस केस में उसको अपनी लाइबिलिटी पे करनी है अंडर आरसीएम। और दोस्तों यहां पर एक एग्जेम्पशन भी हुआ करती थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर सप्लाई की वैल्यू 5,000 रुपए तक की रहेगी एक पर्टिकुलर डे के अंदर तो वहां पर आरसीएम नहीं लगेगा। अगर सप्लाई 5,000 से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। अब थोड़े ही महीनों बाद जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, तो 2 या 3 महीनों ही बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी इसके रेस्पेक्ट में जिसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 9(4) की एप्लीकेबिलिटी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं और एक्सटेंशन का पीरियड नहीं बताया गया था, रादर ये कह दिया गया था कि जब तक कि कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन ना आ जाए ये सेक्शन साइलेंट रहेगा, इसका मतलब इन ऑपरेशनल रहेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि 2-3 महीनों के बाद ही इस सेक्शन को टेम्परेरी बेसिस पर बंद कर दिया गया था। इसका मतलब आज की डेट तक कोई नोटिफिकेशन क्योंकि नहीं आया है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये सेक्शन आज भी इन ऑपरेशनल है। तो ये तो हो गई आप लोगों की एक क्वेरी कि सर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करी है, क्या मुझे उसका आरसीएम देना है? द आंसर इज नो, आपको आरसीएम नहीं देना है। लेकिन दोस्तों बीच में एक नोटिफिकेशन और आई थी
जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, आई मीन टू से जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से डील करते हैं, बिलोंग करते हैं, उन लोगों के ऊपर 9(4) एप्लीकेबल रहेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 9(4) की एप्लीकेबिलिटी केवल और केवल आज की डेट में एट इन प्रेजेंट सिनेरियो केवल प्रमोटर्स और बिल्डर्स के ऊपर अप्लाई होती है। इसका मतलब प्रमोटर्स और बिल्डर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव करते हैं तो उन्हें आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी है, वेयर एज अगर अदर देन प्रमोटर और बिल्डर कोई सप्लाई रिसीव करते हैं तो उन्हें आरसीएम पे नहीं करना है अगर वो सप्लाई रिसीव की गई है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। तो ये तो हो गया सेक्शन 9(4) की एप्लीकेबिलिटी। अब इसमें चैलेंज क्या है, वो चैलेंज हमें समझना है। दोस्तों जीएसटी में एक सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो बेसिकली आपके आईटीसी के बारे में बात करता है, आपको बताता है कि आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं। रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2022 में एक अमेंडमेंट भी हुई थी आईटीसी के टाइम लिमिट को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाए हैं तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी को आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और जनरली एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो 30 नवंबर के बाद आती है, तो आप वहां तक उसका आईटीसी इजीली क्लेम कर पा रहे थे। दिस वाज आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2022। उससे पहले सितंबर वाज द डेट कि आपको सितंबर मंथ की रिटर्न तक अपना आईटीसी क्लेम करना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाना चाहूं तो ऐसे समझ सकते हैं, सर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 का मेरा आईटीसी है, जो मैं 17-18 की रिटर्न्स में क्लेम नहीं कर पाया, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सितंबर 2018 की रिटर्न में भी इसको क्लेम कर सकते थे। देन फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट हो गई और वहां पर इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। इसका मतलब अगर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का कोई आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाए हैं या कोई डेबिट नोट का आईटीसी आप नहीं क्लेम कर पाए हैं, तो अगले साल की जो 30 नवंबर आएगी वहां तक आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं, सर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई आईटीसी है जो मैं क्लेम नहीं कर पाया इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, then I can also claim that ITC by the 30th November 2023। एंड सिमिलरली अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई आईटीसी मैं क्लेम नहीं कर पाया हूं इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, तो वो मैं क्लेम कर सकता हूं बाय द 30th नवंबर 2024, जो कि अब आएगी। इतनी सी बात यहां तक हमें सबको क्लियर है। अब दोस्तों चैलेंज क्या था, वो चैलेंज हमें ये समझना है कि सर मान लीजिए आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 20-21 की कोई आरसीएम की लायबिलिटी मैं आज पे अगर करूं, आज का मतलब हो गया ऐसे समझिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर मैं उसको पे कर रहा हूं, तो क्या मैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आरसीएम की लायबिलिटी जो कि मैंने आज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जाकर पे करी है, तो क्या मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं या नहीं? तो दोस्तों यहां पर दो बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला पॉइंट ये कि सर आपकी जो आईटीसी की एलिजिबिलिटी है जो ये कहती है कि फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा वाला देखा जाएगा? वो फाइनेंशियल ईयर जिस साल मेरे को सर्विसेज या गुड्स रिसीव हो गई हैं, या वो फाइनेंशियल ईयर जिस साल मुझे इनवॉइस रिसीव हुआ है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप समझिए व्हाई आई एम सेइंग दिस। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21 में मेरी लायबिलिटी अराइज हो गई थी आरसीएम की, मैंने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करी थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से। आई एम अज्यूमिंग कि मैं सेक्शन 9(4) के अंदर बात कर रहा हूं, केवल उन लोगों के लिए जिनके ऊपर 9(4) अप्लाई होता है। तो अगर आप लोगों के ऊपर 9(4) एप्लीकेबल नहीं है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। सो दिस वीडियो इज रेलिवेंट ओनली फॉर दोज पीपल्स हु आर कवर्ड अंडर 9(4) एप्लीकेबिलिटी। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैंने कोई
सर्विस या गुड्स रिसीव करी थी जिसका मुझे आरसीएम देना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगेट टू पे दैट आरसीएम एंड नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने उसका आरसीएम पे किया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं इस आरसीएम को पे करने के बाद इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं या नहीं? तो ये सर्कुलर बेसिकली आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है दोस्तों। आज हमारे पास पुराने वाले साल से रिलेटेड नोटिसेस आते हैं जहां पर कहा जाता है कि भैया आपने अपनी आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं करी थी, पे कर दो। हम अपनी आरसीएम की लायबिलिटी आज पे भी कर देते हैं, इवन हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हैं। बट अगला सवाल ये उठता है, सर क्या इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बावजूद मैं उस आरसीएम की लायबिलिटी का इनपुट क्लेम कर सकता हूं या नहीं? तो मैं जब इनपुट क्लेम करने जाता हूं तो वहां पर मुझे सेक्शन 16(4) समझना होता है, और सेक्शन 16(4) मुझे क्या कहता है ये बेसिकली सर्कुलर ने एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर बस दो कंफ्यूजन रहती हैं। कुछ व्यू ओपिनियन इस तरह के आते हैं कि भैया नहीं, आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज आपने रिसीव करी थी पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में, और उस फाइनेंशियल ईयर के टाइम लिमिट के हिसाब से ये टाइम निकल चुका है, अब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक व्यू तो ये हो गया। दूसरा व्यू ये भी निकल के आता है कि नहीं, भले ही वो सर्विस या गुड्स आपने किसी पर्टिकुलर ईयर में रिसीव की होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपने लायबिलिटी आज पे करी है तो आपको इनपुट मिल जाना चाहिए। अब हमें ये सर्कुलर बताएगा कि भैया एग्जैक्टली व्यू है क्या, और डिपार्टमेंट यहां पर क्या क्लैरिफाई करना चाहता है, इस चीज को हम यहां पर सर्कुलर के माध्यम से समझते हैं। सर्कुलर में देखिए बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको हर एक पॉइंट समझना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर्कुलर इतना लंबा है सीधा हमें क्रक्स बता दो, टू द पॉइंट बात करो, क्योंकि दोस्तों टू द पॉइंट बात करने में आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा। मैं टू द पॉइंट आपको स्ट्रेट अवे आधे मिनट में भी बता सकता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली द कंक्लूजन, बट उस कंक्लूजन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉ एंड रूल्स ऑफ द जीएसटी जो इस सर्कुलर में एक्सप्लेन किए गए हैं। हालांकि मैं मोटे मोटे तौर पर आपसे बात करूंगा, इन डिटेल आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों इस सर्कुलर में जो सबसे पहला पैराग्राफ है वो बेसिकली उसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है कि रिप्रेजेंटेशन आई है जिसमें इंडस्ट्री ये क्लैरिटी मांग रही है कि टाइम लिमिट की एप्लीकेबिलिटी कौन से फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है, जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज रिसीव हो गई हैं या जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हुई है। अच्छा दोस्तों, आरसीएम के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी जीएसटी में आप कोई इनपुट क्लेम करते हैं तो इनपुट क्लेम करने के लिए आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है। अब आरसीएम के केस में तो आपके पास इनवॉइस होगा नहीं जीएसटी का, तो ऑब्वियसली जब आप जीएसटी पे करते हैं तो वहां पर आप अपने आप को ही एक इनवॉइस रेज करते हैं जिसको कि हम टेक्निकली कहते हैं सेल्फ इनवॉइस। तो ये सेल्फ इनवॉइस आपको रेज करना होता है अंडर आरसीएम, चाहे वो सेक्शन 9(3) में हो चाहे वो सेक्शन 9(4) में हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने ऊपर ही सेल्फ इनवॉइस रेज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन अब ये चल रहा है जी, टाइम लिमिट कौन से फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करनी है हमें। टाइम लिमिट का मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 1, जिस ईयर में मैंने गुड्स या सर्विस रिसीव कर ली है, या पॉइंट नंबर 2, जब मैंने वो इनवॉइस रेज किया या मैंने पेमेंट करी है टैक्स की। तो यहां से अब हम समझना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर पैरा नंबर 1.2 समझिएगा पहले। It has been represented that in some of the field formation are taking to view that in such cases relevant year of the invoice for the purpose of section 16(4) act is the year in which said supply was received, and accordingly time limit for availment of ITC is only up to September or November of the following year, that is the financial year following financial year in which said service or received। तो व्यू 1 ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने सर्विस रिसीव कर ली है उस फाइनेंशियल ईयर के अगले साल की जो 30 नवंबर या सितंबर आएगी, एज द केस में बी, वो आपकी डेट रहेगी आईटीसी क्लेम करने के लिए। लेकिन एक दूसरा व्यू ये भी निकल के आता है, ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री हैज रिप्रेजेंटेड दैट इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई रिसीव फ्रॉम द सप्लायर where tax has to be paid under RCM is to be issued by recipient
in the relevant year of the invoice for the purpose of section 16(4) is the financial year in which such invoice has been issued, and accordingly ITC should be available on the said invoice till the September or November of the financial year in which invoice has been issued. सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। सर, मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सर्विस रिसीव कर ली है, लेकिन उस समय पर मैं लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया या मेरे से रह गई। ऑब्वियसली जब लाइबिलिटी पे नहीं कर पाया तो मैंने अपने आप को सेल्फ इनवॉइस भी रेज नहीं किया होगा। बाद में जाकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने अपने आप को सेल्फ इनवॉइस रेज किया, मैंने उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट करी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं आज इसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं व्यू 1 पर जाता हूं तो मेरी टाइम लिमिट कहां पर खत्म हो जाती है? मेरी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है 30 सितंबर 2022 तक, या ऐसे समझ लीजिए 30 नवंबर 2022 तक। इसका मतलब अगर सितंबर वाज एप्लीकेबल बिफोर द फाइनेंस एक्ट 2022 तो ये डेट है, और अगर फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद की सिचुएशन है तो ये डेट है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये बनता है, मेरी डेट यहां से शुरू होगी या यहां से शुरू होगी? इसी पॉइंट का आंसर जानने के लिए अब सर्कुलर आगे आपको कुछ बातें बताने जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा यहां पर, द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, इस पूरे मैटर को एग्जामिन किया गया, इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन। ये बेसिकली सर्कुलर रिलीज किया गया है। सो पॉइंट नंबर 2.1 देखिए, एज पर द सेक्शन 16(2)(a) of the CGST Act, no registered person shall be entitled to take a credit of any ITC in respect of supply or goods or services, or both, to him unless he is in possession of the tax invoice। तो सेक्शन 16(2)(a) कहता है कि कोई भी व्यक्ति आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएगा जब तक कि उसके पास एक वैलिड इनवॉइस नहीं होगा। दोस्तों, यहीं से आप समझिएगा मैसेज क्या निकल के आ रहा है। इसका मतलब लॉ अपने आप में इनवॉइस पर फोकस कर रहा है। लॉ कह रहा है आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। शायद इस वीडियो के एंड में जाने से पहले ही आप ये समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इसका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि लॉ मेकर्स लॉ के हिसाब से ही बात करेंगे यहां पर। तो लॉ भी इनवॉइस पर फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन जो निकल के आने वाला है वो यही होगा कि उस फाइनेंशियल ईयर से हम काम स्टार्ट करेंगे, बात स्टार्ट करेंगे एलिजिबिलिटी की, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस रिसीव होगा। अब आरसीएम के केस में इनवॉइस रिसीव तो होता नहीं है, आपको खुद इनवॉइस बनाना होता है, सेल्फ इनवॉइस। तो ऑब्वियसली सेल्फ इनवॉइस के केस में बात होगी, बट स्टिल पूरा देखेंगे हम सर्कुलर को। रूल 36(1)(b) कहता है सीजीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी रूल 2017 का, प्रिस्क्राइब दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन on the basis of invoice issued in accordance with the provision of this rule and section of the CGST। तो इसका मतलब आपको आईटीसी मिलेगा इनवॉइस के बेसिस पर, और इनवॉइस कैसे बनेगा? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट से, प्रिस्क्राइब्ड डेटा के साथ। फर्दर ये जो क्लॉज है वो ये भी कहता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि लायबल है अंडर सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 9 shall issue an invoice in respect of goods or services received by him from the supplier who is not registered person, or both. Accordingly, where the supplier is unregistered and recipient is registered, and recipient is liable to pay tax under RCM basis, so recipient is required to issue invoice as per section 31(3)(f) of the CGST Act and pay tax in कैश। आरसीएम की लाइबिलिटी कैश में ही पे होती है, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ कहता है आपको अपने ऊपर एक सेल्फ इनवॉइस रेस करना है, सेल्फ इनवॉइस रेस करने के बाद उस आरसीएम की लाइबिलिटी को आपको पे करना है। तो ये बातें आरसीएम से रिलेटेड हो गई। आगे क्या कहता है लॉ? सेक्शन 16(4) जो कि अमेंड किया गया था 2022 में, उसने इस प्रकार से कुछ बातें आपको बताई हैं। तो ये है आफ्टर अमेंडमेंट का प्रोविजन और ये है बिफोर अमेंडमेंट। दोनों में बस एक फर्क है दोस्तों। आफ्टर अमेंडमेंट इन्होंने ये बोला कि अगर 30 नवंबर तक भी आपके पास कोई इनपुट क्लेम कर लेते हो तो वो आपको मिल जाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर का।
अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई आईटीसी जो कि मेरे से मिस हो गया, आई कैन अवेल दैट बाय 30th November 2024. So this is the provision after amendment made by the Finance Act 2022. जबकि उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये जो नवंबर है ना, डेट आप जो देख रहे हैं 30th November, इट वॉज मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। 30th September नहीं थी, मंथ ऑफ सेप्टेम्बर था। इसका मतलब आप अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं इन द रिटर्न लास्ट ऑफ मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इसका मतलब सितंबर मंथ तक की रिटर्न में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों जानना है आपको, क्योंकि सर्कुलर आगे इसको यूज करेगा। अब आगे देखिए पैरा नंबर 2.5 क्या कहता है। इट कैन बी सीन दैट इन सेक्शन 16(4) जो कि लिंक किया गया है टाइम लिमिट के साथ आईटीसी अवेलमेंट की, फाइनेंशियल ईयर के साथ जो कि लिंक है, तो फाइनेंशियल विद द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन। तो बेसिकली जो मैं आपको 30 नवंबर का समय बोल रहा हूं, मैं सितंबर अब इसलिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो 2022 से पहले की बातें थी। आज की डेट में तो 30 नवंबर का टाइम है। नाउ द क्वेश्चन ये है कि जो सेक्शन 16(4) है, ये मेरी टाइम लिमिट कौन से ईयर से बांध के चलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विस रिसीव होती हैं या जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस रिसीव होता है। तो पैरा नंबर 2.5 इस बात को क्लैरिफाई करता है। देखिए, it can be seen that 16(4) of the CGST Act linked the time limit of ITC availment with the financial year to which the invoice or debit note pertain, as discussed in point number 2.3, para number 2.3 above. In the case supply received from the unregistered supplier where the recipient is registered and tax has been paid by the recipient under RCM. So recipient is required to issue invoice in terms of the provision of this and to pay tax on such supply. Further, as discussed in point para number 2.1 above, ITC cannot avail by the registered person in respect of supply or goods or services received by him as per the provision of section 16(2)(a) unless he is in possession of the invoice or other document as may be prescribed. तो जीएसटी का रूल ये कहता है कि भैया आपको आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस मिलेगा। नाउ जब आप कंबाइंड रीडिंग करते हैं, जितनी भी हमने बातें ऊपर समझी हैं उसकी जब आप एक कंबाइंड रीडिंग करते हैं तो वहां पर आप क्या पाते हैं, वहां पर आपको कंक्लूजन ये मिलता है आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट पेइंग डॉक्यूमेंट एज इन केस ऑफ अ आरसीएम सप्लाई रिसीव बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इनवॉइस हैज टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट हिमसेल्फ, इनवॉइस रेसिपिएंट को ही बनाना है सेल्फ इनवॉइस के नाम से। द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस पर्टेन फॉर द पर्पज ऑफ टाइम लिमिट फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सच केस shall be the financial year of issuance of such invoice only. So underline the word, इस केस में फाइनेंशियल ईयर वो वाला रेलेवेंट होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्चुअली में इनवॉइस रेस किया है। दोस्तों ये प्रॉब्लम पता है कहां से आती है, प्रॉब्लम एक्चुअली में जनरेट होती है इस बात से कि आज की डेट में अगर मैं अपने किसी पुराने साल का कोई आरसीएम की लायबिलिटी को पे करता हूं, इवन कि मैं इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करता हूं, तो क्या मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूं या नहीं। सो लॉ मेकर्स इस सर्कुलर के माध्यम से आपको यह बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हां आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सो ये सर्कुलर एक्चुअली में काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। द रीजन बीइंग आज की डेट में बहुत सारे लोगों पर पुराने वाले साल की लायबिलिटीज खड़ी हो गई हैं आरसीएम की, जो कि वो पे कर रहे हैं अलोंग विद इंटरेस्ट। तो ऐसे में जब वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें आईटीसी मिले, और मिलना भी चाहिए क्योंकि वो पेमेंट तो अल्टीमेटली कर ही रहे हैं। तो ये उनको आईटीसी लाने के लिए, उनको आईटीसी देने के लिए, उनके एलिजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सर्कुलर यहां पर बात करता है। अकॉर्डिंगली इस बात को और देख लीजिएगा, इन केसेस वेयर द रेसिपिएंट इशू सेड इनवॉइसेस आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सेड सप्लाई एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली, ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन सच डिले। तो अगर आप इसी चीज को यहां पर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ अ सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर
where tax has been paid by the recipient under RCM and where invoice is to be issued by the recipient of the supply in accordance with Rule 31(3)(f) of the CGST Act, the relevant financial year for calculation of time limit for the availment of ITC will be the financial year in which invoice has been issued। तो बड़े सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने बोला कि जो आपकी टाइम लिमिट स्टार्ट होती है आईटीसी अवेल करने की, वो उस वाले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपने आप को इनवॉइस रेस किया है और आपने उस लाइबिलिटी को पे किया है। क्योंकि देखिए इनवॉइस रेस करोगे तभी तो आप लाइबिलिटी पे करोगे, वरना तो लाइबिलिटी पे होगी नहीं। तो जब आपने इनवॉइस रेस किया, लाइबिलिटी पे करी, तब आप आईटीसी क्लेम करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सर्विसेज या गुड्स कौन से फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करती थी। भले ही वो 17-18 से पर्टेन करती थी, भले ही वो 19-20 से पर्टेन करती थी, आपने सेल्फ इनवॉइस आज बनाया, आपने लाइबिलिटी आज पे करी, तो आपकी आईटीसी आज से स्टार्ट हो जाती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक यू कैन इजीली क्लेम दैट आईटीसी। आगे देखिएगा, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेड सप्लाई एंड फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 16 एंड 17 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। दोस्तों यहां पर एक बात और कही गई है, अगर आप पुराने किसी साल की जीएसटी लाइबिलिटी, आरसीएम की लाइबिलिटी आज पे करेंगे तो ठीक है, हम आपको आईटीसी तो देंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी है आपको, क्योंकि उस समय की लाइबिलिटी आप आज पे करोगे तो इंटरेस्ट तो बनता है ना, तो इंटरेस्ट आपको देना है। In case recipient issue the invoice after the time of supply of said supply and pay tax accordingly, he will be required to pay interest on such delay payment of tax। इतनी बात के साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही है कि आपके ऊपर पेनल एक्शंस भी लिए जाएंगे, क्योंकि जो लाइबिलिटी आपको आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले पे कर देनी चाहिए थी, वो आपने तब नहीं पे करी, आज पे करने आए हो, तो ठीक है आईटीसी हम आपको दे रहे हैं, इंटरेस्ट हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन हम एक पेनल प्रोविजन भी आपके ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कहते हुए कि आपने लाइबिलिटी उस समय क्यों पे नहीं करी। तो फर्दर, इन केस ऑफ सच डिले इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, he may also be liable for to the penal action under provision of section 122 of the CGST Act। तो CGST Act में जो 122 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेनल प्रोविजन अट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन दैट केस। हालांकि रिलीफ आपके लिए दोस्तों ये है, आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो जितने भी आप लोगों के केस में पुराने आरसीएम की लाइबिलिटी जो आपने पहले कभी पे नहीं करी थी, आज पे कर रहे हो, तो उसके लिए अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। आरसीएम की लाइबिलिटी पे करो, आईटीसी क्लेम करो, आपकी आईटीसी की एलिजिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठेगा, बशर्ते आप कंडीशंस पूरी कर रहे हैं तो। अब दोस्तों ये सर्कुलर में एक बात और लिखी है इन्होंने, इट इज रिक्वेस्टेड दैट suitable trade notices may be issued to publicize the context of this circular। तो जितने भी लोगों के केसेस ओपन है, चल रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ, वो अपने इस सर्कुलर का हवाला लेते हुए या यूज करते हुए अपने उन केसेस में इसको यूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कैन कंटेस्ट, मतलब जो भी उनका व्यू निकल कर आता है डिपार्टमेंट का और टैक्स पेयर का, वो इस सर्कुलर को यूज करते हुए अपने केस को असेस करवा सकते हैं। सो दिस इज द सर्कुलर जो अभी रिसेंटली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस 26 जून 2024 को रिलीज कर दिया गया है। आई होप आपको इस सर्कुलर क्लियर हो गया होगा। इस सर्कुलर से रिलेटेड या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या कंसर्न है तो आप मेरे दिए गए ईमेल या फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं रेगुलरली इसी तरह के नॉलेजेबल, अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।